घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बीजेपी ने मिशन 2014 के मद्देनजर किया जंबो टीम का ऐलान। देश भर में अगस्त से शुरू होगा बीजेपी का हल्ला बोल। और अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नए आंकड़े, अर्थव्यवस्था पर विपक्ष को घेरा। और प्रधानमंत्री ने जो बातें आज कही है, खास करके जब विपक्ष को उन्होंने घेरा है कि जो महंगाई है या अर्थव्यवस्था की जो पूरी जिस तरह से विपक्ष के नेता आंकड़े पेश कर रहे हैं, खास करके टेलीविज़न पे बैठ करके, वो हकीकत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा हकीकत ये है कि 16 साल के जो उन्होंने आंकड़े देश को आज बताए, उसमें उन्होंने दिखाया कि 8% से ज़्यादा जो दर रहा है वो लगातार देश को फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो अहम बातें उन्होंने की कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर वो चिंतित हैं और जो विकास दर है वो कम रहेगा। लेकिन ये बात उन्होंने स्वीकारा तो सही, लेकिन इसके पहले जो बात उन्होंने कही वो ये दो महत्वपूर्ण बात है। एक तो विपक्ष को उन्होंने घेरा, और दूसरा जो उन्होंने कहा कि 16 साल के जो आंकड़े उन्होंने दिए विकास दर के, उसमें उन्होंने दिखाया कि पिछले 8 साल में जब से यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार रही है, तब से आर्थिक वृद्धि किस तरह से देश को मिला है। हमारे साथ हैं जी देवराजन साहब हैं, फोर्ट ब्लॉक के सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव है। हमारे साथ अरुणेश्वर जी हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, और विवेक गोयल जी हैं, बीजेपी के लीगल सेल के राष्ट्रीय संयोजक हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले जी देवराजन जी, आपसे शुरू करते हैं जी। आप लोग टीवी में बैठते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था पे जो टिप्पणी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, वो हकीकत नहीं है ना। आज जो प्रधानमंत्री ने जो बात किया है, हमको लगता है जो हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था का एक गंभीर चित्र फिर हमारे सामने आए हैं। उन्होंने खुद ये स्वीकार भी किया है, हमारा जो विकास दर है वो कम रहेगा जी। हम उससे पूछना भी चाहता है और सरकार से भी हम पूछना चाहता है, 1991 में हमारा देश की जो विकास दर की आंकड़े कितने थे, और आज सभी सरकार की, सभी हमारा वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी लोग एक शब्द लेकर के चिंतित है हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट का। ये करंट अकाउंट डिफिसिट हमारा 1991 में क्या था, और हमारा जो बजट का जो फिजिकल डिफोसिट जो डेफिसिट जो दिखाता है, वो जो डेफिसिट है 1991 में क्या था। ये जो 22 साल का जो आर्थिक सुधार, जो उदारीकरण निधि के बाद ये जो आंकड़े कहाँ आके रुका हुआ है, इसको तो सरकार को सामने देना है। क्यों ये जो आंकड़े 91 में जो था, अभी 2013 में क्या आंकड़े आ गया है, इसका कारण क्या है, सरकार को बोलना चाहिए। 1991 में मैं अगर गलत ना हो, हमारे देश की विकास की दर 5.1% था। आज भी हमारे यहाँ का जो जीडीपी की जो ग्रोथ बता रहे 5.1% है। हमारे देश में जो करंट अकाउंट डिफिसिट 1991 में इट वॉज 5.4%। अभी भी जो बता रहे थे 5.4% है, उससे भी नीचे जाने की उम्मीद है। तो उसी जमाने में आपका याद होगा जरूर, 67 टन सोना हमारे यहाँ से लेकर के बाहर जाकर के वहाँ पर प्लेज करना पड़ा, वहाँ से हम लोग ऋण लेने के लिए। ये अवस्था पर हम लोग फिर आया, हमने नहीं कह रहा, लेकिन उसी जमाने का करंट अकाउंट डेफिसिट, आज का करंट अकाउंट डेफिसिट एक ही है। जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, जो बजट में जो दिखाया था 4.8% है, आज भी जो दिखा रहे वही आ रहा है। तो मतलब ये 22 साल का आर्थिक उदारीकरण के बाद सरकार अभी बता रहे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर सुधारना है तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमको विदेशी पूंजी का जरूरत है। ये विदेशी पूंजी हम उस जगह पर ले आएंगे, उस जगह पर हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके साथ भी हम समझौता करेंगे। ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। विदेशी पूंजी के खिलाफ नहीं है हमारे देश की वामपंथी लोग, विदेशी पूंजी का जरूरत है। कहाँ पर जरूरत है? जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, जहाँ पर नया तकनीकी न्यू टेक्नोलॉजी ले आए, वहां पर न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर हो जाए, वहां पर अगर विदेशी पूंजी ले आने के लिए हम तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री उस बात के लिए भी चुप रह रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं ये जो नया आर्थिक नीति जो चला है हमारे देश के अंदर, ये जॉबलेस ग्रोथ की जो बातें ये लोग कर रहे हैं, आज भी वही बातें लोग बार बार कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि जो विकास दर कम है उसको हम ठीक कर लेंगे, अर्थव्यवस्था को हम दुरुस्त कर लेंगे। अरे 22 साल कोई कम टाइम नहीं है। ये 22 साल, 8 साल को तो 8 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग ये मनमोहन सिंह जी का सरकार भी अभी तो 9 साल, उसमें 5 साल आप भी समर्थन आपने दिया था। 9 साल भी देखिए, उसमें दो फर्क है। अगर आप उसी डिस्कशन में जाएगा तो हम जरूर उसका कहने का हमारे पास बहुत है। जो पहला यूपीए सरकार का जो 4 साल है, ये 4 साल के अंदर एक भी पब्लिक सेक्टर को हम बेचने नहीं दिया है।
हम हर जगह हाथ लगाया है। हमारे देश में जो विकास दर है उस समय जो सरकार आज भी जो गर्व के साथ कर है, ये गर्व के साथ कहने का बात हम लोग उसी समय किया था। जो सरकार आज बहुत गर्व के साथ कर रहे हैं, हमारा आप कह रहे हैं आपके निकलने के बाद सरकार में विकास दर कम हुआ, आपके निकलने के बाद सरकार का परफॉर्मेंस खराब हुआ, आपके निकलने के बाद ये तमाम त्रुटियां आई। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है हम लोगों ने ठीक किया है, लेकिन हम लोगों ने खराब करने के जो सरकार की इरादा है उसको हम लोग बार बार रोक दिया है। ये जो आपका रोजगार गारंटी कानून हो, आपका जो सूचना अधिकार की कानून हो, ये सभी उस जमाने की उपलब्धि है। उसके बाद सरकार को बोलने दीजिए, कोई भी एक पीस कानून बनाया है ठीक तरीका से हमारे देश का आम जनता को। अरुणेश्वर जी, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है विकास दर को लेके, कितना चिंताजनक है स्थिति भारत के लिए? भारत के लिए स्थिति काफी चिंताजनक है। इनफैक्ट अगर आप इसको सीरियसली थोड़ा सा और बैक एंड पे देखें तो 1991 तक देयर वाज अ सोशल फिलॉसफी, देयर वाज स्टिल अ फिलॉसफी व्हिच वाज गोइंग ऑन कि हमें देश की डायरेक्शन क्या करनी है। 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट खुला और जब मार्केट खुला, उसके बाद देयर इज नो डायरेक्शन इन द कंट्री। आज जो सारी प्रॉब्लम जो हमको नजर आ रही है और जो सारी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं वो बेसिकली है बिकॉज देयर इज नो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फिलॉसफी। वो प्रधानमंत्री कहते हैं आप देश की अर्थव्यवस्था को समझना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आप टीवी पे बैठ के सरकार को आलोचना करते हैं, आप सच्चाई को नहीं देखते हैं। अगर सच्चाई क्या है, अगर प्रधानमंत्री खुद तो फाइनेंस के विजर्ड हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे देश जब से वो सरकार उन्होंने संभाला, यूपीए सरकार 1, यूपीए सरकार 2, तब से देश में लगातार आर्थिक तरक्की हुई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति रही उसके कारण उसका जो असर है सीधा सीधा भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, लेकिन उसको वो दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो सिचुएशंस हैं अगर हम उसको समझें और अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसको हम समझें तो उस सारी स्थिति के अंदर इंडिया को डेवलप करना चाहिए। बिकॉज इंडिया इज नॉट इफेक्टेड बाय द सेम फोर्सेस जो कि फोर्सेस आज अमेरिका को हिट कर रही है। आज चाइना भी तो डेवलप कर रहा है। नहीं, बट वहां भी ग्रोथ रेट कम हुआ है। ग्रोथ रेट तो वहां कम हुआ है बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, लेकिन जो आज इंडिया की पोटेंशियलिटी है और इंडिया की जो पावर है उसको हम लोग एनलेश ही नहीं कर पा रहे। और उसका बेसिक रीजन ये रहा है कि ये आपके पास में आता हूं देवराजन, इज इट पॉसिबल दैट वी आर नॉट ट्राइंग टू यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस नेशन? और भी जो कह रहे हैं अरुणेश जी कि भारत की जो पूरी क्षमता है उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसकी उपयोग इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी सीरियसली लैक ऑफ डायरेक्शन है। आज अगर आप थोड़ा सा देखें तो आज इंडस्ट्रियल एज के बाद जब ई एज के अंदर सारा वर्ल्ड शिफ्ट कर गया और जब आज ब्लू कॉलर से व्हाइट कॉलर सिचुएशन बेटर हो गई है, तो उस सारी सिचुएशन के अंदर यू हैव टू कम आउट विद न्यू कांसेप्ट्स ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक इश्यूज। वो उसी को घुमाते रहेंगे पुरानी आइडियाज को, तो वो नहीं चलेगा। उसमें एक बात और हम बोलना चाहते हैं, आपका जो प्रश्न है ये जो उसमें मेरा कहने का है, देखिए हिंदुस्तान कोई गरीब देश नहीं है। हिंदुस्तान पूरा घूम के आप देख लीजिए, हिंदुस्तान कोई गरीब देश नहीं है। हिंदुस्तान अगर गरीब देश होता तो बाहर की कोई भी ताकत हमको गुलाम बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आता था। ब्रिटिश बोलिए, पोर्चुगीज बोलिए, फ्रेंच बोलिए, डच बोलिए, कोई भी नहीं आता थे। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे धनी देश है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार की योजना का जरूरत था? सर, इंडिया जो है गरीब देश नहीं था। जब 1000 साल पहले जब लोग यहाँ पर आए थे उस समय हिंदुस्तान गरीब देश नहीं था। उस बहस हम जा सकते हैं, लेकिन अभी जो करंट है जो आर्थिक करना आज तो एक्सेप्टेड चीज है हमारे पास, चूंकि जो फोकस्ड आज जो प्रधानमंत्री ने जो बात उन्होंने कही है, जिस बात को उन्होंने कहा है कि देश में विकास दर कम होगा, कम रहेगा, लेकिन उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और कर लिया जाएगा। आपको लगता है कि जो चीज आप 100 दिन में आपने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, जब आप उसको नहीं कम कर पाए तो इसको क्या वाकई इंदिरा जी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ? उम्मीद नहीं है, इसलिए उम्मीद नहीं रखता है। इस सरकार विगत 4-5 सालों से एक ही बात ही करते आ रहे थे, हम महंगाई के ऊपर काबू लगाएंगे, महंगाई हम कम कर देंगे, लेकिन महंगाई फिर आसमान छू जा रहा है। आपका पेट्रोल की दाम हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, 3 महीने में 10 रुपया लगभग एकदम जी। डीजल की दाम हर महीने में आप बढ़ते जा रहे हैं, इसमें दो गैस का दाम बढ़ते जा रहे हैं, किसके लिए? और खाने का दाम बढ़ते जा रहा है, सब्जी का दाम बढ़ते जा रहा है, फल का दाम बढ़ते जा रहा है, शिक्षा का दाम बढ़ते जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, एजुकेशन के लिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो समझना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना पड़ेगा कि देयर आर 2 टोटली डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंडिंग। एक एफडीआई है और एक एफआईआई है। जो एफआईआई का पैसा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा आता है, जो कि शेयर मार्केट में लगता है, आप रोज अखबार में पढ़ते हैं, कभी पढ़ेंगे आप कि $14 बिलियन इन्वेस्ट हो गया, फिर आएगा जब $16 बिलियन इन्वेस्ट हो गया।
और उसके 2 महीने बाद आएगा कि सर 1 लाख करोड़ जो रुपया पैसा जो है शेयर मार्केट से निकल गया ना। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा आता है वो पैसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी में तो निकाल के नहीं ले गई जो कि फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निकाल के ले जाती है। द सेकेंड एस्पेक्ट इज जो FDI है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है इनटू इंडस्ट्री। प्रधानमंत्री के इस बात से आप कितना सहमत हैं कि अर्थव्यवस्था बेहतर होने की जो उन्होंने उम्मीद जताई है, दुरुस्त करने की जो उन्होंने बात कही है, कितना आप उम्मीद तो जब हो सकती है जब आपकी जैसे अगर मैं आपको सपोज मेरे को कलकत्ता जाना है और मैं कलकत्ता की ट्रेन में बैठूं तो मैं कलकत्ता पहुंचूंगा। अगर मेरे को पता ही नहीं मैं जाना कहां है तो उम्मीद खाली रखने से इफ यू आर नॉट क्लियर व्हिच इज द डायरेक्शन यू विल नॉट रीच एनीवेयर। जी बिल्कुल नहीं, हम उसमें सहमत नहीं है। डायरेक्शन लेस नहीं है, क्लियर डायरेक्शन है। देश को एक पूंजीवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए सरकार का एक डायरेक्शन है, और जो साम्राज्यवाद ताकत है इन लोगों का मुश्किल में उन लोगों को मदद पहुंचाना एक डायरेक्शन है ये सरकार की। ये सरकार का कोई मकसद नहीं है। डायरेक्शन इस सरकार का नहीं, हम बता रहा हूं, देखिए ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी और कांग्रेस में उसमें कोई फर्क नहीं है। आप देख लीजिए जो विगत पार्लियामेंट की सेशन में कितना भी झगड़ा हुआ था बीजेपी और कांग्रेस के साथ पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जो आर्थिक बिल पास करने का मौका आया सभी बीजेपी लोग चुप होकर के पास करके दिला दिया। ये जो बैंक है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, जो कई क्षेत्र हैं, इस अभी जो आर्थिक व्यवस्था की जो बिल आ गया सभी बीजेपी ने पास करके दे दिया। तो आर्थिक जो व्यवस्था की जो देखिएगा तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के का 2 पहलू है। इसलिए ये दोनों मिलकर के एक डायरेक्शन है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो साम्राज्यवादी ताकत को मदद पहुंचाना है उसको। देखिए एक उदाहरण हम बोल सकते हैं, हमको 3-4 महीने पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मेक्सिको गया था G20 का मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्या था वहां पर मीटिंग में फैसला क्या हुआ था? उन्होंने वहां खड़ा होकर के $10 मिलियन जो आपका ग्रीस का जो आर्थिक जो संकट है उसे से बचाने के लिए IMF को डोनेशन दिया है। ये IMF को डोनेशन दिया है $10 मिलियन। ये $10 मिलियन आज के हिसाब से कितना होगा? 60 लाख करोड़ रुपया ये उन्होंने वहां पर दे दिया। 60 करोड़ रुपया उसको दे करके वो वापस चले आए। यहां पर हम लोगों को पूछा है कोई? ना पार्लियामेंट से किसी से पूछा है, ना बीजेपी उसके खिलाफ कुछ बोला है, नहीं। जो इसी प्रकार का जो क्यों ये पैसा देने की क्या जरूरत है उसको? हम रिलेशन अच्छा रहता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा रहता है, कोई वहां पर कोई हादसे होने से हम लोग मदद करता है, हर जगह हम लोग करते रहता है। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस अपना कमजोरी से जो क्राइसिस बना देता है उसको मदद देने के लिए IMF का माध्यम से डोनेशन दिलवाना हिंदुस्तान का माफिया देश का। आपको लगता है इस तरह के तमाम जो अभी दावे जो किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, वो उन्होंने कहा था UPA 2 के समय में 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर लेंगे, लेकिन अब जो अर्थव्यवस्था के बारे में दावे कर रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई पटरी पे आ जाएगी? नहीं आएगा। ये सरकार का वो एजेंडा ही नहीं है कि पटरी पर आए, खाली वो जो है कैरेट दिखाने का काम कर रही है। देखिए $1 का दाम आपका 60 रुपए तक पहुंच गया है। अगर आप देखिएगा तो IMF से लोन, आप सभी लोग जानते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक का लोन का तरीका क्या होता है। वर्ल्ड बैंक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा देता है, IMF ऐसा कोई कंडीशन नहीं रहता है, जो आपका मर्जी है आपको पैसा दे देता है। ये जो IMF का लोन लेने के समय आपका एक कंडीशन रखा है, वो कंडीशन है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है डीवैल्यू यूर करेंसी। आपका करेंसी को डीवैल्यू करते रहना मतलब अचानक आप करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसा कदम आप उठाएंगे ऑटोमेटिकली आपका पैसा की वैल्यू कदम हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। सर ये लार्जर ग्लोबल इश्यूज हैं, इसके लिए हाउ द मनी, यही तो सरकार की डायरेक्शन है। सेकंड नंबर बता रहा हूं, आपका पब्लिक सेक्टर को जो है कि निजीकरण करना, उसको बेचना, सरकार तो बेच रहे हैं। बीजेपी ने एक मंत्री को भी बैठाया था सार्वजनिक इकाइयां बेचने के लिए। चुनाव नजदीक है, चुनाव आने से पहले आपको लगता है कि सरकार की कम से कम यह प्रयास करेगी सरकार की अर्थव्यवस्था को बेहतर चुनाव में जाना है कि मैं प्रयास कर रही हूं। ये प्रयास कोई पटरी में नहीं आएगा। अभी सरकार का कहने का है, सरकार अभी अच्छा आंकड़े दिखाएंगे समाज के सामने। चुनाव आ रहे, हम 1,20,000 करोड़ रुपया का हम फूड सिक्योरिटी बिल ले आ रहे, उसी में कितना लोग वंचित हो जाता है, कितना काम में आ जाएगा, देखने की बात है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी बात कर रहे हैं, उसका हालत क्या होगा आने वाले दिन में आपको मिल जाएगा। उसको कितने दिन चलने दीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा सरकार। विवेक गोयल जी, कम समय है, सरकार कितनी प्रभावकारी साबित होगी? क्या प्रभावी वाकई कोई ऐसा प्रभावी नीति लाके देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में अब समय है लाने का? देखिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है।
जो भारत का इकोनॉमिक जो ग्रोथ शुरू हुआ, डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ जो हम जा रहे थे, वो एनडीए के समय में शुरू हुआ था, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लाए गए। आपको ध्यान होगा जो आपको लगता है कि ये अब चूंकि समय कम है, जी जी, जब आप 4 साल में आपने अर्थव्यवस्था को ढंग से पटरी पे आप बढ़ा नहीं पाए, तो अब 4 महीनों में, कुछ महीनों में कि आईवाश करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने जो पिछले सालों में जिस प्रकार से SEZ के जो कंसेप्ट था, जो जिसका बेसिक इशू था कि एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया भूस माफिया के अंदर, और जो सारा लैंड जो बैंक बनाए थे उसको लैंड स्कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो होनी थी SEZ के थ्रू, जो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ होनी थी, उसको खत्म कर दिया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी अगर आप देखें हाईवेज के जो प्रोजेक्ट चलिए, समय कम, हमें ब्रेक पे जाना हाँ, पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आपको लगता है कि देवेंद्र साहब की विल द गवर्नमेंट बी एबल टू सक्सीड इन पुटिंग द इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक? नहीं, हम पटरी पे ला पाएगी कोई आने का कोई संभावना नहीं है। हम इस बात को एक बात बोलना चाहता है, आज प्रधानमंत्री आपका देश के सामने आकर के इसी प्रकार का स्टेटमेंट देने के पीछे भी एक कारण है। कारण ये है, सरकार के खिलाफ ऐसा एक आंदोलन हो रहा है, मतलब एक शब्द निकल के आ रहे हैं, ये सरकार फॉर द रिलायंस, ऑफ द रिलायंस, बाय द रिलायंस काम कर रहे हैं। आपका जो नेचुरल गैस बेचने का जो तरीका सरकार ने निकाला, उसके खिलाफ अभी कोर्ट में भी जांच हो रहा है, कोर्ट में अब केस कर दिया है और लेफ्ट ने चिट्ठी भी भेजा है। आपका उसके पीछे का जस्टिफिकेशन क्या है, ये सरकार को नहीं बोल पा रहे ठीक तरीका से। और इसके साथ साथ सरकार को ये भी नहीं बोल पा रहे, सरकार ने ये जो डॉलर के साथ हमारा जो वैल्यू कम हो रहा है, उसका असली कारण क्या है, वो भी सरकार बोल नहीं पा रहे। सरकार ने जो सेक्टर में जो विदेशी पूंजी ले आने के लिए बात कर रहे हैं, हमने मांग कर रहे थे सरकार से, जो सेक्टर में अब विदेशी पूंजी का जो दरवाजा खोल के जा रहे हैं, हमारा देश की नेशनल सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगा। आप किस सेक्टर को दे रहे हैं? सभी सर्विस सेक्टर को आप खोल के दे रहे हैं, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कुरियर सर्विस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। आपका टेलीग्राफ सर्विस ही खत्म कर दिया। अभी कुरियर सर्विस आने के बाद आप देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस की सेवा आपका देश में 5 साल के अंदर खत्म ही हो जाएगा। इसी प्रकार बैंकिंग सर्विस भी पूरा प्राइवेट के हाथ में दे रहे। आपका हम वामपंथी पार्टियां कांग्रेस को समर्थन दिया था एक जमाने में, इंदिरा गांधी के समय में। क्यों? सरकार ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया था। उस समय सरकार को हम लोगों ने समर्थन दिया, इंदिरा गांधी को समर्थन किया, जानबूझकर कांग्रेस की वर्ग चरित्र जानबूझकर हम उसको समर्थन किया था। लेकिन इसी सरकार, इंदिरा गांधी की जो जमाना है, उसके बाद उसी पार्टी आज फिर बैंक को निजीकरण कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई मकसद नहीं है हमारा देश के? आज जो बेसिक प्रॉब्लम है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है और फाइनेंशियल एजेंडा है, वो एक नेशनलिस्टिक एजेंडा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं नए विषय पर चर्चा। थैंक यू।